Some viewers may find the following video disturbing. Viewer discretion is advised. It's okay. We'll fix it in post. We'll fix it in post. तो भाई लोग, आज मैं तुम्हें मेरे बारे में एक बात बताना चाहता हूँ एंड वो ये है कि एक हैप्पी बेरोजगार यूट्यूबर बनने से पहले मैं था एक बहुत ही दुखी एंड हाईली एंड क्रिमिनली अंडरपेड वीएफएक्स आर्टिस्ट एंड मैंने एज अ वीएफएक्स आर्टिस्ट वेरी बिगेस्ट ऑफ द बिगेस्ट एंड द लोएस्ट ऑफ द लोएस्ट मूवी प्रोजेक्ट्स एंड सीरीज पे काम किया है, फ्रॉम वेरी बिग वीएफएक्स स्टूडियो टू वेरी स्मॉल एंड चीप एंड साइबर कैफे की झाट जैसे वीएफएक्स स्टूडियो में भी। एंड जो डिपार्टमेंट में मैं था वो था इन्वायरमेंट से रिलेटेड। एंड नाउ मैं यहाँ ये नहीं बताऊंगा कि मैं इन्वायरमेंट में भी कौन से डिपार्टमेंट में था, क्योंकि उसमें भी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि लेआउट, डीएमपी, इन्वायरमेंट लाइटिंग, सीजीआई इन्वायरमेंट क्रिएशन विद लाइडार वगैरह वगैरह। तो मैं इनमें से एक डिपार्टमेंट में था एंड आज मैं वो सारे राज खोलूंगा जिस वजह से सबके मन में ये बात आती है कि क्यों हमारे बॉलीवुड मूवीज के वीएफएक्स इतने घटिया और वाहियात होते हैं, या फिर इतने कन्विंसिंग क्यों नहीं लगते हैं ना। मोस्टली सबके दिमाग में इसका आंसर यही होता है कि हमारे मूवीज का बजट बहुत कम होता है, जो कि बहुत ही गलत बात है, क्योंकि मूवीज लाइक लोका, मिराई, मिन्नल मुरली एंड ऐसे और भी बहुत सारी मूवीज जिनका बजट बहुत कम होता है बट स्टिल दे मैनेज टू पुल ऑफ सम अमेजिंग वीएफएक्स एंड सीजीआई वर्क। तो ऐसा क्यों है? वेल, उसका आंसर भी सिंपल है जो नॉर्मल ऑडियंस नहीं समझ पाती है एंड वो ये है कि आज के टाइम पे भी बॉलीवुड में, आई रिपीट, बॉलीवुड के जो वीएफएक्स स्टूडियोज है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वीएफएक्स स्टूडियोज फ्रॉम साउथ इंडिया, बॉलीवुड के जितने भी वीएफएक्स स्टूडियो हैं दे आर रन बाय इडियट्स जिन्हें कुछ नॉलेज नहीं है कि वीएफएक्स को कैसे इंटीग्रेट करना होता है मूवीज में। एंड मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ये बताने से पहले मैं एक बात बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहता हूँ आप सबके सामने कि मैं यहाँ इस वीडियो में इन वीएफएक्स स्टूडियोज की बात नहीं कर रहा हूँ जिनका नाम है डीनेक, रीडिफाइन, रेड चिली वीएफएक्स, फैंटम वीएफएक्स एंड ऑल। ये सब स्टूडियोज बहुत बड़े स्टूडियोज होते हैं एंड इनकी पाइपलाइन बहुत ही ज्यादा सॉर्टेड होती है, जिस वजह से इनका वर्क फ्लो ना कभी प्रेशर में आता है एंड ना ही इन स्टूडियोज में काम कर रहे आर्टिस्टों का दिमाग कभी प्रेशर में आता है एंड उनका वर्क लाइफ बैलेंस भी अच्छे से बना रहता है जब तक डेडलाइन नजदीक नहीं आती है किसी प्रोजेक्ट की। एंड मैं यहाँ बात कर रहा हूँ उन वीएफएक्स स्टूडियोज की जिनका नाम कोई कुत्ता भी नहीं जानता है और जो बस एक साइबर कैफे वाले जैसे सेटअप में अपना पूरा स्टूडियो खोल लेते हैं एंड स्टिल दे मैनेज टू गेट बिग मूवी प्रोजेक्ट टू वर्क ऑन। बट ऐसा क्यों है? वेल, उसका रीजन ये है कि समझो एनिमल मूवी या कल्कि जैसी मूवी बनी है एंड कोई बड़े वीएफएक्स स्टूडियो में इसका काम गया है, फॉर एग्जांपल रेड चिलीज या डीनेक। नाउ ऐसा नहीं होता है कि एक ही स्टूडियो एक मूवी के सारे शॉट्स पे काम करता है। शॉट्स हमेशा डिवाइड होते हैं फ्रॉम स्टूडियोज टू स्टूडियोज एंड बड़े स्टूडियोज उन वीएफएक्स स्टूडियोज को काम देते हैं जो सस्ते में छोटा काम करके दे आपको। एंड इसलिए आपने देखा होगा कि समटाइम्स एक ही मूवी पे 4-5 वीएफएक्स स्टूडियोज काम किए होते हैं। एंड इसके अलावा एक और प्रोसेस होता है जिसका नाम होता है बिडिंग। मीनिंग समझो आपने अपनी पूरी मूवी बना ली है, मीनिंग शूट कर ली है एंड अब बारी है पोस्ट प्रोडक्शन की, मीनिंग की वीएफएक्स की। तो इसमें मूवी प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स ये करते हैं कि वो अलग अलग वीएफएक्स स्टूडियोज के हेड को बुलाते हैं अपने बजट के हिसाब से और बताते हैं कि उनके पास कितने शॉट्स हैं एंड वो कितने टाइम में चाहते हैं ये सारे शॉट वीएफएक्स वाइज कंप्लीट होके। एंड ये बताने के बाद जितने भी वीएफएक्स हेड्स होते हैं वो फिर बोली लगाना स्टार्ट करते हैं कि हम इतने शॉट्स इतने टाइम में आपको करके दे देंगे विद दिस मच अमाउंट ऑफ मनी। एंड जिसका सबसे सूटेबल लगता है डायरेक्टर को या प्रोड्यूसर को बिड, वो प्रोजेक्ट उसको दे देते हैं। एंड यहाँ से ही मेन प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है भाई लोग, क्योंकि तब वीएफएक्स का काम चले जाता है उन झाटू चूतिया वीएफएक्स स्टूडियोज के पास जो सिर्फ थूक पट्टी का काम करना जानते हैं पूरी तरह। ये अपने क्लाइंट को बोल तो देते हैं कि हम आपको इतने टाइम में आपको फाइनल आउटपुट दे देंगे विद डिजायर्ड रिजल्ट, लेकिन इन रियलिटी ये हमेशा डेडलाइन के आगे ही जाते हैं एंड डिजायर्ड रिजल्ट कभी भी नहीं दे पाते हैं। बट ऐसा क्यों होता है? सी, जब डीनेक जैसे स्टूडियोज के पास काम जाता है ना कोई भी मूवी का, देन वो सारी चीजें फ्रॉम कैरेक्टर डिजाइन टू इन्वायरमेंट हर एक एलिमेंट को स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं। पहले उसका कॉन्सेप्ट आर्ट बनेगा, फिर उसका लेआउट डिसाइड होगा वगैरह वगैरह। एंड अगर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाऊं तो ये शॉट देखो आप, ये ब्रह्मास्त्र का शॉट है जो मैंने बनाया है जब मैं वहां काम करता था। नाउ ये शॉट हार्डली 3 से 4 सेकंड का
कभी नहीं होगा। बट ये फाइनल आउटपुट तक आने के लिए हमने टोटल 34 to 36 वर्जन्स बनाए थे, जहां हमने पहले कलर डिसाइड किया, फिर क्लाउड डिसाइड किए, क्लाउड का पैटर्न क्या होगा, क्लाउड का पैटर्न कौन से कलर में ग्रेजुअली चेंज होगा, होराइजन डिसाइड किया, होराइजन के क्लाउड डिसाइड किए, एंड ये सब हमने स्पैन ऑफ 1 वीक किया था, जहां हम रोज एट द एंड ऑफ द डे हमारे लीड, सुपरवाइजर्स एंड और भी सीनियर्स के साथ बैठ के डिस्कस करते थे कि इसमें और क्या बेटर हो सकता है। एंड ये सिर्फ 3 से 4 सेकंड के शॉट के लिए हुआ है। बट अगर यही शॉट कोई आटू झाटू वीएफएक्स स्टूडियो करता ना, तो वहां का जाड़ी गाड़ वाला वानाबी वीएफएक्स सुपरवाइजर मुझे क्या बोलता पता है? कि मुझे ये फाइनल आउटपुट 2 घंटे में बना के चाहिए। पता नहीं किसके भोसड़े में डालना होता था उसको वो शॉट, क्योंकि रस्ट काम का आउटपुट हमेशा खराब ही निकलता है, एंड वही होता भी था। लेकिन ये बात मेरे अनपढ़ गधे की लेंडी सुबह सुबह चाटने वाले चूतिया जाड़ी गाड़ वाले वीएफएक्स सुपरवाइजर को कौन समझाए, क्योंकि उसे आर्टिस्टिक नॉलेज कुछ नहीं होती थी। विच ब्रिंग्स मी टू माई नेक्स्ट पॉइंट, रॉन्ग पीपल एट रॉन्ग प्लेसेस। इन स्टूडियोज लाइक डीन एग एंड रेड चिलीज, वहाँ के जो सुपरवाइजर्स होते हैं ना, उनका बहुत बड़ा बैकग्राउंड होता है ट्रेडिशनल आर्ट में। वो जे स्कूल ऑफ आर्ट से पास आउट हुए होते हैं, एंड उन्हें हर चीज की नॉलेज होती है, फ्रॉम लाइटिंग टू एनाटॉमी टू कलर थ्योरी, हर एक चीज। तो जो चीज उन्हें बस सीखनी होती है वो होते हैं सॉफ्टवेयर्स। बट जो ये आटू झाटू वीएफएक्स स्टूडियोज के सुपरवाइजर्स होते हैं ना, इन्हें बस एक ही काम अच्छे से करने आता है, एंड वो ये है कि बस अपनी बॉस की गांड को निहारते रहना, एंड तब तक निहारते रहना जब तक वो बॉस अपनी पैंट नहीं उतारता है। एंड जैसे ही वो बॉस अपनी पैंट उतारता है, तुरंत जाके उसकी गांड इस तरीके से चाटना कि उस बॉस की गांड की दरार इनके जुबान पे छप जाती है। एंड इस तरह ये आटू झाटू चूतमारी के लोग सुपरवाइजर्स की पोस्ट पे बैठ जाते हैं। एंड इसमें सबसे ज्यादा पिस्ता कौन है? हम जैसे हार्ड वर्किंग आर्टिस्ट, क्योंकि हम इस फील्ड में आए होते हैं विथ पैशन एंड प्रॉपर नॉलेज। एंड जब किसी वीएफएक्स आर्टिस्ट को डीनेक जैसा स्टूडियो नहीं मिलता है ना, एंड स्टार्टिंग में तो नहीं ही मिलता है भाई, तो उसे ऐसे रंडी खाने जैसे स्टूडियोज में जाके काम करना पड़ता है, जहां उसे रखेल बना के रखा जाता है ऐसे अनपढ़ झाटू वीएफएक्स सुपरवाइजर्स का। अगेन मैं ये शॉट का एग्जांपल वापस लेता हूँ। समझो कि अभी इस शॉट में चेंजेस हैं, तो आपका डीनेक का या रेड चिलीज का सुपरवाइजर आपको ऐसे समझाएगा, सी दिस पैटर्न इज नॉट वर्किंग दैट ग्रेट, इट्स नॉट क्रिएटिंग अ परफेक्ट बैलेंस इन द सिमेट्री ऑफ दिस इमेज एंड द होराइजन हैज टू मच गोइंग ऑन इन इट, ट्राई लेसरिंग द क्लाउड्स by 30 to 40% in the horizon and try to add little more of specular lighting in the middle part of the sky and then we'll see it. समझ रहे ना आप? लेकिन सुन के अच्छा लगा। बट यही शॉट जब एक अनपढ़ छावना वीएफएक्स सुपरवाइजर देखेगा ना, जिसको सिवाय अपनी बॉस के गांड के और कुछ दिखता नहीं है, तो ये शॉट देख के वो क्या बोलेगा पता है? अरे क्या है तुम लोग को क्या है? तुम लोग को कुछ आता नहीं है क्या? ये क्या है? कितना गंदा शॉट बन रहा है, छी कितना गंदा है। तुम लोग आर्टिस्ट कैसे बोलते हो अपने आप को? छी, चेंजेस क्या चाहिए वो नहीं बताएगा ये लंड का बाल, क्योंकि इस झाटू को खुद नहीं पता है कि इसको क्या चाहिए, क्योंकि फ्रॉम द वेरी स्टार्ट कुछ क्लियर ही नहीं है इनका। वेल, तब ऐसा क्यों होता है कि ऐसे अनपढ़ छावने वीएफएक्स सुपरवाइजर्स बन जाते हैं एंड अच्छे खासे पैसे छापते हैं? वेल, उसका आंसर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। देखो, वीएफएक्स का नाम ना इनके पूरे खानदान तो छोड़ो, इनके गांव के किसी कुत्ते ने भी कभी नहीं सुना होता है एंड ना ही कभी सुनता है। तो जैसा कि मैं बोलते आ रहा हूँ इस वीडियो में अभी तक कि ये होते हैं बहुत बड़े अनपढ़, एंड ये आ जाते हैं मुंबई चालू डब्बे में बैठ के, एंड फिर यहाँ आके ये कैसे न कैसे पहचान लगा के कॉन्टेक्ट लगा के किसी छोटे स्टूडियो में लग जाते हैं, या फिर उस टाइप के स्टूडियो में लग जाते हैं जो जस्ट स्टार्ट होने वाला है। एंड वहां पे ये प्यून का या ऑफिस बॉय का काम करते हैं, एंड वो करते करते ये घुस जाते हैं वीएफएक्स के वो डिपार्टमेंट में जिसमें मेहनत बहुत लगती है बट काम इतना क्रिएटिव नहीं होता है, विच इज रोटोस्कोपिंग। नाउ जिन्हें नहीं पता है रोटोस्कोपिंग क्या होती है, तो मैं बताता हूँ। जब हम किसी इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर में हम किसी इमेज को पेन टूल से कट करके बैकग्राउंड से अलग करते हैं, एंड वही प्रोसेस को जब हम वीडियो पे करते हैं तब उसे हम कहते हैं रोटोस्कोपिंग, जो कि बहुत ही टीडियस, मेहनत वाला एंड बहुत ही टेक्निकल काम होता है। बट उसमें आपको इतना क्रिएटिव होने की जरूरत नहीं होती है। ऑलमोस्ट ना के बराबर।
सो ये उसमें काम करते हैं एंड फिर धीरे धीरे ये अपने बॉस की चाटते भी रहते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स यही एक चीज तो इनको अच्छे से आती है। एंड देन ये दूसरे डिपार्टमेंट की चीजें भी देख देख के सीखते रहते हैं, जैसे कि पेंट हो गया जिसमें आप वायर रिमूवल का काम करते हो, एंड फिर ट्रैकिंग हो गई जिसमें आप एक मूविंग ऑब्जेक्ट को ट्रैक करते हो। एंड देन 4-5 साल या ये कह लो 8 साल के बाद ये सीधा घुस जाते हैं VFX कंपोजिटिंग में, जो कि VFX का फाइनल स्टेज होता है, जहां हर एक डिपार्टमेंट का एलिमेंट आता है एंड उसे मर्ज किया जाता है शॉट में। एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट टफ एंड वेरी क्रिएटिव जॉब इन VFX इंडस्ट्री। एंड क्या होगा जब एक लवडू अनपढ़ इस डिपार्टमेंट का हेड होगा, जिसे VFX के नाम पे सिर्फ रोटो आता है। यू गेस्ड इट राइट, ऑलमोस्ट हर एक शॉट फक्ड अप ही निकलेंगे। एंड देन फिर क्या होता है, जब ये शॉट को फाइनल आउटपुट जैसा नहीं दे पाते हैं, तब ये अनपढ़ शॉट्स को तब तक खींचेंगे जब तक डेडलाइन नहीं आ जाती है। एंड फिर जब डायरेक्टर के पास और कोई रास्ता नहीं बचता है सिवाय इनके थूक पट्टी के मुते हुए काम को यूज करने के अलावा, तब ये शॉट्स को लिटरली बेचते हैं डायरेक्टर को कि नहीं सर ऐसा ही होता है, रियल लाइफ में ऐसा ही दिखता है सर, आप नहीं समझ रहे हो, VFX का काम ऐसा ही होता है सर, हम चूत मारी के लोग हैं, हमें कुछ काम करने नहीं आता है सर, अभी आप ले लो जो हमने बनाया है। एंड आप लोग माइट भी ये अभी सोचते होगे कि ये सारी चीजें क्रिएटिव हेड को नहीं दिखती है क्या, स्टूडियो के जो मेन बॉस होता है स्टूडियो का। वेल बात ऐसी है कि दिखती है, लेकिन वो भी अच्छे से नहीं देख पाता इन चीजों को, क्योंकि उस लवडू को भी सिर्फ पैसों से ही मतलब होता है। वो झाटू बस सेकेंड हैंड इंपोर्टेड गाड़ियां खरीदेगा एंड अपनी गंजेड़ी सेक्रेटरी को नाइट क्लब लेके जाएगा दारू पी लेने के लिए, एंड उसे बस इन चीजों से मतलब होता है। एंड फिर क्या होता है, हमें VFX ऐसे गांड जैसे आउटपुट में देखने मिलते हैं अपनी मूवीज में। एंड पता है सबसे दुखदाई बात क्या है, कि ये सारी चीजें नॉर्मल बात बन चुकी है इंडियन VFX इंडस्ट्री की, जहां आर्टिस्टों का फायदा उठाना इन जैसे चूतिया VFX सुपरवाइजर्स का जन्म सिद्ध अधिकार बन चुका है। एंड इन सब में सबसे ज्यादा पिस्ता भी आज के टाइम में एक नया आर्टिस्ट ही है। एंड वो कैसे, मैं बताता हूँ। जब कोई बच्चा ये सपना देखता है ना कि उसको VFX में जाना है, देन उसके पास रियली कोई आइडिया नहीं होता है। स्पेशली मेरे टाइम पे तो कतई नहीं होता था कि कहाँ से स्टार्ट करें। आज तो चलो ऑलमोस्ट सबको पता है कि तुम ब्लेंडर सीख लो यूट्यूब से और फिर अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बना लो एक RC VFX करके, एंड योर जर्नी ऑफ VFX विल बिगिन। बट मेरे टाइम पे बस 2 इंस्टीट्यूट थे VFX के जो VFX और एनिमेशन सिखाते थे, एंड जो आज भी एग्जिस्ट करते हैं, जिनका नाम है मैदान और दूसरा सड़ी के इंस्टीट्यूट। एंड ये दोनों सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर सिखाने के पैसे लेते हैं, जो तुम YouTube से भी सीख सकते हो भाई लोग आसानी से। लेकिन उस टाइम पे ऑफ कोर्स हमें पता नहीं होती है ये सारी बातें, एंड ये लवडू चंद इंस्टीट्यूट इसी बात का फायदा उठाते हैं एंड अपना 2.5 से 3 लाख का कोर्स आपको बेच देते हैं। अब तो और भी महंगे होंगे। एंड ऐसे सपने दिखाते हैं कि आपका बेटा सीधा जाके स्टीवन स्पीलबर्ग एंड जेम्स कैमरॉन ही बनेगा, जो सीधा टर्मिनेटर और अवतार बनाने वाला है, जो कि पूरी तरह झूठ होता है। एंड उसी के साथ ये भी वादा करते हैं लोग कि आपको प्लेसमेंट भी दे देंगे, लेकिन जैसे ही प्लेसमेंट की बात आती है ये सीधा बोलते हैं मैं जेब में लेके थोड़ी घूमता हूँ। एंड जब 3 से 4 साल एक बच्चा अपनी मराता है ऐसे इंस्टीट्यूट में, तब उसे पता चलता है कि यार मैंने तो कुछ सीखा ही नहीं, मेरा चूतिया बन गया अलग से, एंड मुझे कुछ आ ही नहीं पाया अच्छे से करने को। एंड देन फिर वो खुद से प्रैक्टिस कर करके अपना पोर्टफोलियो रेडी कर करके फाइनली अपने आप को इस काबिल बनाता है कि वो एक स्टूडियो में लग सके। एंड देन जब वो वहां जाता है, उसके बाद उसको पॉलिटिक्स से बचना होता है, क्योंकि सारे VFX चूतिए सुपरवाइजर्स ये जानते हैं कि ये बच्चा काबिल है। अगर ये बॉस की नजर में आ गया तो हमारी जो चाट के हमने जॉब बनाया है वो चला जाएगा। देन उसके बाद उसको ऐसी जाड़ी गांड अनपढ़ झवने सुपरवाइजर्स को झेलना भी पड़ता है, जिनको बस अपनी फीमेल कलीग्स पे लाइन मारने के अलावा और कुछ नहीं आता है। और भेंचोद तभी भी वो मेहनत करता है विदाउट एनी ओवर टाइम पे, विदाउट खाने पीने के। पूरे 1 हफ्ता रात भर एक छिनाल खाने जैसे स्टूडियो में वो सो कर बिताता है, जिसमें एक रात उसके मुंह पे कॉकरोच भी आ जाता है, लेकिन तभी भी वो अपना काम कंटिन्यू करता है विदाउट सेइंग एनीथिंग, क्योंकि उसके लिए वो प्रोजेक्ट बहुत बड़ा और एक्साइटिंग है। लेकिन जब उसके हक की बारी आती है तब वो उस मूवी के प्रीमियर पे नहीं जा पाता है, क्योंकि एक ऐसी रान छिनाल चूतमारी की लड़की जिसको फोटोशॉप खोलने का हक भी नहीं होना चाहिए, वो चली जाती है प्रीमियर पे, क्योंकि एक भड़वा चोदी का HR उसकी गांड पे नजर रखा हुआ था।
सॉरी गाइस, सॉरी लास्ट में थोड़ा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मेरे दिमाग में आ गया था तो मैं भावुक हो गया ऑल ऑफ अ सडन। देखो ये वीडियो बनाने का मेरा बस मेन रीजन ये है कि वीएफएक्स आर्टिस्ट जो है इंडिया के, उन्हें बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है आज के टाइम पे भी, विद क्रिमिनली लेस पे, विदाउट एनी हॉलीडेज एंड कन्वीनियंस। एंड ये एक नॉर्मल बात बन चुकी है इस इंडस्ट्री की, अगर हम कुछ मेजर स्टूडियोज को छोड़ दे तो भाई लोग ये सारे रीजंस होते हैं कि वाई इंडियन मूवीज के वीएफएक्स इतने बुरे होते हैं, क्योंकि ये छोटे आटू झाटू स्टूडियोज जिनको बड़ा बड़ा काम मिल जाता है बिडिंग के चलते एंड पहचान के चलते, एंड फिर ये एक्सप्लॉइट करते हैं अपने छोटे छोटे आर्टिस्टों को जो जेन्युइनली मेहनत करके आए होते हैं ऊपर। एंड वो छोटा आर्टिस्ट भी इनकी अनपढ़पनों पे कुछ बोल नहीं पाता है, क्योंकि अगर वो जब बोलता है ना कि नहीं सर आप ये बात गलत बोल रहे हो शॉट को लेके, तो वो लोग इसी पे चढ़ जाते हैं कि तू मेरे को सिखाएगा, तू मेरे को सिखाएगा। अरे चूतिए, तू पहले सीख गया रहता तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं पड़ती। तो बस यार आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं इस टॉपिक पे और बात करूं देन प्लीज कमेंट में बताना, क्योंकि मेरे पास और भी चीजें हैं इस टॉपिक पे बोलने के लिए। तो माइट भी इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी आए, लेट्स सी। जाने से पहले इतना ही बोलूंगा कि डू चेक आउट आवर गेमिंग चैनल एज वेल, GTG ग्रेट टेव गेमिंग। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, एंड टिल देन दिस इज GTR साइनिंग आउट। ट्राई कर रही है कि वो बहुत बुरा लगता है देखने को, तो लेट्स सी दोनों में डिफरेंस क्या क्या है। सबसे पहला टॉपिक डिफरेंस, कश्मीर फाइल्स डील्स विद द जेनोसाइड ऑफ कश्मीरी पंडित्स, केरला स्टोरी डील्स विद द लव जिहाद। दोनों में ही मुस्लिम कम्युनिटी को हिंदुओं पे अत्याचार करते हुए दिखाया गया है, जो कि इंडियन हिस्ट्री का एक बड़ा सच भी है। इट्स अ वेरी वेरी रियल पार्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री। बट स्टिल ऐसा क्यों है कि कश्मीर फाइल्स एक ऐसी पिक्चर है जो दोबारा देखी नहीं जा सकती, क्योंकि वो देखी जाती ही नहीं है पिक्चर। एंड केरला स्टोरी इसलिए दोबारा देखी नहीं जाती है क्योंकि वो देखने लायक पिक्चर ही नहीं है। वेल, अगर इस बात को एक लाइन में मुझे बोलना हो तो मैं बस इतना ही बोलूंगा कि कश्मीर फाइल्स देखते टाइम हर सीन आपको अंदर से फील करवाता है कि यार ये कितना अत्याचार हो रहा है इन मासूमों पे। वहीं ऑन द अदर हैंड केरला स्टोरी देखते टाइम हर सीन बाहर से आपको बोलता है देखो कितना अत्याचार कर रहे हैं ये लोग, देखो सालो देखो, मतलब टोटली स्पून फीडिंग। एंड इसके दो मेन रीजन है। कश्मीर फाइल्स कभी भी पूरे मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट नहीं करती है, वो बस दिखाती है उन लोगों को